Good morning, all of you. In this part of lipids, we will discuss only about the compound lipids, that is the phospholipids. हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि लिपिड्स आखिर हैं क्या. सो व्हाट आर द लिपिड्स? तो सबसे पहले हम कंपाउंड लिपिड्स को स्टडी करें उससे पहले हम एक ब्रीफ नेस ले लेते हैं. जो पहले हमने अभी तक पढ़ा है कि लिपिड्स, उसकी क्लासिफिकेशन जो हमारी 3 टाइप थी. तो लिपिड्स आपके कौन होते हैं? These are the biomolecules which are insoluble in water because they have the large content of the non-polar part, long chain of carbon atom. Because of that, they have the large non-polar part, so they are insoluble in water. But they are soluble in organic solvent of low polarity like that, the chloroform, toluene, ethers. So they are called the lipids. जो lipids हैं वो आपके सेपोनिफिएबल भी हो सकते हैं, नॉन सेपोनिफिएबल भी हो सकते हैं. जैसे आपको पहले हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेपोनिफिएबल लिपिड्स आपके वो होते हैं विच कैन इजीली बी हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड, बेस और द एंजाइम्स, and they are saponifiable only due to the presence of one or more esteric group. क्योंकि आपके जो ग्लिसराइड होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, या जैसे आपके वैक्सीज होते हैं, उनके अंदर भी एस्टेरिक ग्रुप होते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एस्टेरिक ग्रुप, दैट पर्टिकुलर एस्टेरिक ग्रुप कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इजीली, और इसलिए उनको कहते हैं सेपोनिफिएबल लिपिड्स. और जो नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन सेपोनिफिएबल. तो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड, दैट दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ सेपोनिफिएबल लिपिड्स, while the biomolecules which cannot be hydrolyzed in presence of acid base or the enzymes due to the absence of these esteric group are called as the non-saponifiable lipids. तो जो आपके derived lipids उस कैटेगरी में आ जाते हैं. तो जो ये saponifiable है, नॉन सेपोनिफिएबल है, इनको फर्दर जब कैटेगराइज करते हैं तो आपके लिपिड्स 3 कैटेगरी में आ जाते हैं: द सिंपल लिपिड, द कंपाउंड एंड द derived lipids. तो सिंपल लिपिड हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं. दे फर्दर ऑफ 2 टाइप, ग्लिसराइड एंड द वैक्सेस. और ग्लिसराइड फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल ग्लिसराइड और द मिक्स्ड. और मिक्स्ड और सिंपल कलेक्टिवली 2 टाइप के होते हैं, फैट एंड द ऑयल्स. तो ये हम पहले आपको इन डिटेल पढ़ा चुके हैं. तो अब हम कंसंट्रेट करेंगे मींस कंपाउंड लिपिड के बारे में. लेकिन कंपाउंड लिपिड के बारे में भी हम आगे फर्दर प्रोसीड करें उससे पहले हम तीनों की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि हाउ विल यू डिफाइन द सिंपल लिपिड और द कंपाउंड और द डिराइव्ड लिपिड्स. तो जो सिंपल लिपिड है उनकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल होगी. वो क्या, उसी टाइप से कि सिंपल लिपिड बनाने के लिए हमारे पास 2 पार्ट होनी चाहिए, वन आर दी फैटी एसिड और अदर वन आर दी एल्कोहल्स. जैसे हमने यहाँ पे हमारा जो एल्कोहल हमने ग्लिसरॉल लिया, और उसके बाद हमने फैटी एसिड लिए. लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम के एंड के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो वो अपने क्या कहते हैं, फैटी एसिड. द लॉन्ग चेन कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड एज द फैटी एसिड्स. तो जब इनके बीच में रिएक्शन होती है, ये एसिड बेस रिएक्शन है सिंपल, और एसिड बेस के बीच में जब ये रिएक्शन चली, ग्लिसरॉल एक्ट एज द बेसिक पार्ट और ये एसिडिक पार्ट होता है, तो यहाँ से आपका वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस होने से एस्टेरिक ग्रुप बन जाएगा, इनके बीच में एस्टेरिक बॉन्ड बनेगा, एस्टर्स बन जाएंगे आपके, और जो प्रोडक्ट बनेंगे आप उन्हें ट्राइग्लिसराइड कह देते हैं. सो दीज आर दी सिंपल लिपिड्स. इसमें आपके सिंपल आप एल्कोहल भी ले सकते हैं, लेकिन एल्कोहल लेंगे तो वही लॉन्ग चेन कार्बन एटम वाला आपको एल्कोहल लेना होगा. आप ग्लिसरॉल की बजाय वो भी ले सकते हैं, तो वो आपके वैक्सीज बन जाते हैं. तो फैट और ऑयल इन दोनों के अंदर तो आपको क्या लेना होगा, ग्लिसरॉल ही होगा आपका एल्कोहल. और वैक्सीज के केस में आपका कौन होगा एल्कोहल, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, द एल्कोहल in which the OH group is present at one end of the long chain of carbon atom. लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स आपके होने चाहिए वैक्सीज के अंदर, और फैटी एसिड तो होंगे. अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड लिपिड की तरफ. कंपाउंड लिपिड बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कि आपके जो फैट और ऑयल्स होते हैं, जो डायग्राम आपको दिखा रखा है यहाँ पे. सिर्फ डिफरेंस इतना कि यहाँ पे तीनों के तीनों आपके फैटी एसिड नहीं होंगे. वन मे बी द अदर ग्रुप लाइक फास्फोरिक एसिड ये आपके हो सकते हैं, तो वो फास्फोलिपिड्स बन जाएंगे. तो ग्लिसरॉल प्लस में हमने 2 मोल्स तो हमने फैटी एसिड के लिए, थर्ड मोल हमने किसका ले लिया, देखो फास्फोरिक एसिड का. तो अब जब यहाँ पे इनके बीच में देखो ये रिएक्शन चली, तो बोलो क्या लॉस हुआ, फास्फोरिक एसिड, और इनके बीच से देखो वाटर लॉस यहाँ से हो गया उसी टाइप से. तो ये जो आपके प्रोडक्ट बने यहाँ पे ये कहलाते हैं आपके कंपाउंड लिपिड्स. बोलो कौन बन गए आपके कंपाउंड लिपिड्स. तो एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द फैटी एसिड, विद द अल्कोहल along with some other group like the substituted phosphoric acid. तो वो आपके कौन कहलाए, कंपाउंड लिपिड. एग्जांपल जैसे कौन हो गए, फास्फोलिपिड. डिराइव्ड लिपिड कौन थे, which are the hydrolysis product of the simple or the compound lipids. Is the compound which are obtained by the hydrolysis of the simple or the compound lipid and also contain the hydrocarbon ring or the long hydrocarbon chain. तो डिराइव्ड लिपिड्स थे, जैसे हाइड्रोलिसिस अगर हम कर दे रिवर्स इनकी,
ट्राइग्लिसराइड्स की या कंपाउंड लिपिड की, तो दोबारा हमें क्या मिलते हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड मिल जाते हैं। जैसे स्टीरॉयड जो होते हैं सारे, बाइल एसिड या सेक्स हार्मोन्स, आपके स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल या एस्ट्रोस्टिरोल, या आपके केराटिनॉइड्स जो केराटिन, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन वगैरह जो भी होते हैं, दे ऑल आर द डिराइव्ड लिपिड्स। तो अब हम मेन कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को कंपाउंड लिपिड्स की तरफ। तो कंपाउंड लिपिड कौन हुए, जैसे अभी आपको बताया गया था, द एस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, दैट इज द फैटी एसिड with the alcohol containing some other group also are called as the compound lipids. Example are phospholipid and the glycosides. अब हम मेन कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को फॉस्फोलिपिड्स की तरफ। पीछे हम उसकी प्रिपरेशन तो हम देख ही चुके थे, फिर से देख लेते हैं। द एस्टर्स ऑफ द ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल, पार्टिकुलरली हम फास्फोरिक एसिड के बारे में बता रहे हैं। तो जो डेफिनेशन हमने कंपाउंड लिपिड की लिखी थी, उसके अंदर हम जो सम अदर ग्रुप जो हमने लिखा था, अब सम अदर ग्रुप को हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं कि ये सम अदर ग्रुप हो कौन। अगर वो सम अदर ग्रुप बोलो कौन हो जाए, अगर वो फास्फोरिक एसिड डेरिवेटिव हो जाए, कौन हो जाए वो आपका फास्फोरिक एसिड डेरिवेटिव, तब वो आपके फास्फोलिपिड्स बन जाते हैं। मीन्स जैसे आपने ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल के अंदर 3 OH हैं, जो 3 OH हैं तो इनके साथ आपके 3 फैटी एसिड आते थे सिंपल आपके लिपिड्स के अंदर। लेकिन अब क्या करें, 2 तो फैटी एसिड आ जाए आपके, और 1 आपका कौन आ जाए, फास्फोरिक एसिड डेरिवेटिव, जैसे हमने ले लिया। और फास्फोरिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम जरूर होनी चाहिए। So the esters of the glycerol in which the 2 OH are esterified by the fatty acid, while the third OH group, जो थर्ड OH है आपका ग्लिसरॉल का, वो किस उसकी एस्टेरिफिकेशन कैसे हुई, एंड द थर्ड OH group get esterified by the phosphoric acid derivative, then these called the phospholipids. एग्जांपल हो गया जैसे लेसिथिन। तो इसके बाद ये हमारा देखो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे, ये हमारे कंपाउंड लिपिड फास्फोलिपिड बन गया है आपका। अब इसके जो प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं इनकी, आपके कंपाउंड लिपिड की, तो वो क्या होगी, तो इसके अंदर है क्या। तो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज। अब हम ये ऑयल और फैट की वजह हम किसकी देखेंगे बोलो, हम देखेंगे यहाँ पे फास्फोलिपिड्स के बारे में। फास्फोलिपिड्स, ये फास्फोलिपिड्स हमने लिख दिया। दे कंटेन द पोलर हाइड्रोफिलिक फास्फेट ग्रुप। तो ये जो पार्ट है ये आपका कैसा है, देखो इसके अंदर तो क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये क्या बन गया बोलो, हाइड्रोफिलिक पार्ट पोलर। और नॉन पोलर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक आएगा यहाँ पे हाइड्रोफिलिक की बजाय, यहाँ पे आप हाइड्रोफोबिक करें, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन। तो जो फैटी एसिड की जो लंबी चेन होती है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और जो आपके जो पोलर पार्ट है वो आपका क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक है। जैसे हम यहाँ पे शो कर दें, आपके पास ये पोलर तो हेड हो गया, नॉन पोलर बोलो क्या हो गया, ये टेल। तो पोलर हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग हो गया। ये नॉन पोलर टेल है, ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। तो इस टाइप से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, वो ये वाटर हीटिंग हो गया, हाइड्रोफोबिक। अब जो आपके ये फास्फोलिपिड होते हैं ये कहाँ पे आते हैं काम, तो ये जो they have the very good emulsifying property and they form the membrane forming the property especially in the nerve cell। और ये जो मेम्ब्रेन बनाते हैं फास्फोलिपिड बाई लेयर बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि वो किस टाइप से। लेकिन जो हमने ये लिखा है they have the good emulsifying property। emulsifying property का मतलब क्या होता है, emulsifying property का मतलब होता है कि जो इमल्शन बनवा दे। emulsifying agent कौन होते हैं, which result in the formation of the emulsion। for example, मान लीजिए आपके पास वाटर है, उसके अंदर आप ऑयल डालते हैं तो वो उसमें मिक्सअप नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाए which causes the which increases the solubility in between the water and the oil which are already not soluble। तो now such type of substance जो उनके बीच की solubility को बढ़ा दे, क्योंकि वाटर और ऑयल के बीच में तो इंटरफेशियल टेंशन है। हमने जैसे आपको पहले बताया था कि मान लीजिए देखो एक ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने इसके अंदर देखो ऐसे वाटर डाल रखा है, देखो ये वाटर है, इसके अंदर ये वाटर, और इसके अंदर देखो ये आपने ऊपर क्या डाल दी बोलो, ये आपके पास ऑयल, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है बोलो, जो ऑयल हमने दिखा दिया ये तो देखो फ्लोट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। नीचे बोलो कौन था ये वाटर, ये तो फ्लोट कर रहा है क्योंकि इनके सरफेस के बीच में बोलो क्या है यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन। तो इमल्शन तो बन ही नहीं पा रहा, इंटरमिक्स तो कर ही नहीं पा रहे। तो वो सब्सटेंस जो ये इंटरफेशियल टेंशन है इन बिटवीन द
सरफेसेस ऑफ बोलो किसके, ऑयल एंड द वाटर, जो इस इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज कर दे वो कहलाते हैं, और इमल्शन बनवा दे। ऑयल और वाटर आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा, इमल्शन। जैसे मिल्क इज इमल्शन, मिल्क क्या होता है बोलो आपका, इमल्शन होता है। तो ऑटोमेटिक बन जाता है, देखो आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर क्या बन जाता है, फीमेल्स की बॉडी में मिल्क बनता है, जैसे मिल्क का जो सिक्रीशन होता है अपने आप बन जाता है, वो इमल्शन है। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ऑयल और वाटरी पार्ट, दोनों पार्ट होते हैं। तो जो ये इमल्शन कैसे बने, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं आपके यहाँ पे। नेक्स्ट हम बताते हैं जो सेलुलर जो मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, उसके आर मेड अप ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से वो मिलके बनी होती है, एक तो फास्फोलिपिड्स और दूसरा प्रोटीन पार्ट। तो जो फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उनके अंदर पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होता है। तो फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे गेट अरेंज्ड देमसेल्फ इन सच ए वे दैट दे फॉर्म द फास्फोलिपिड बाइलेयर, दे फॉर्म द बाइलेयर। और बाइलेयर भी कैसे बनाते हैं कि द पोलर हेड आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द इनसाइड। आपके जो फास्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन बनती है, उसका जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट के ऊपर दोनों साइड में आपके कौन होते हैं, आपके पोलर हेड होते हैं, और जो इंटीरियर बनता है आपकी मेम्ब्रेन का, दैट बाय द नॉन पोलर टेल। तो इन द बाइलेयर द पोलर एंड्स आर डायरेक्टेड आउटसाइड एंड फॉर्म्स द आउटर और द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन का आउटर और जो इनर सरफेस है वो तो पोलर हेड से बना हुआ होता है, एंड द नॉन पोलर जो एंड्स होते हैं, नॉन पोलर जो टेल्स होती हैं, दे अप्रोचेस ईच अदर टू फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। देखो जैसे पोलर हेड नॉन पोलर टेल, 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 देखो इस टाइप से। और एकदम ये सेकंड, ये तो एक वन लेयर बन गई, उसके बाद देखो ये सेकंड लेयर आ गई। अब जो सेकंड लेयर बनी है इसमें देखो, इसमें ये तो एक्सटीरियर हो गया, ये तो आउटर सरफेस हो गया मान लीजिए मेम्ब्रेन का, बोलो ये कैसा सरफेस बन गया इधर से, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, देखो इस टाइप से, ठीक है। और ये बन गया आपका इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन की हमने थिकनेस दिखा रखी है, बोलो ये मेम्ब्रेन की बोलो क्या है, ये इतनी थिकनेस है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इतनी थिकनेस की, वास्तविकता में ये इतनी थिक नहीं होती, सिर्फ डायग्राम में हमने शो कर रखा है। तो ये जो मेम्ब्रेन है उसका आउटर सरफेस हो गया, इनर सरफेस हो गया। तो आउटर और इनर सरफेस किससे बना है, आपके पोलर हेड से। और जो इंटीरियर है मेम्ब्रेन का बोलो क्या है, इंटीरियर। इधर इंटीरियर में बोलो कौन प्रेजेंट है, ये नॉन पोलर टेल, बोलो कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, नॉन पोलर टेल्स, ठीक है ना। दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, देखो जो ऊपर पोलर और ये नीचे वाले पोलर की जो टेल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ बोलो क्या कर रही है, दे आर अप्रोचेस, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है टू फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन है उसका इंटीरियर किसने बनाया, नॉन पोलर टेल्स ने। और जो आउटर और इनर सरफेस किसने बनाया, पोलर हेड ने बनाया। तो ये पोलर हेड हो गया जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर लविंग होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग। ऐसे ही आपकी जो इनर सरफेस है वहां पे भी ऐसे ही है पोलर हेड। और जो इंटीरियर आपका किस चीज का बना मेम्ब्रेन का, नॉन पोलर टेल्स का, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब हीटिंग। और ये लिपिड बाइलेयर बन गई, बोलो क्या बन गई, लिपिड बाइलेयर। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने ऊपर बताया कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर, दे आर मेड अप ऑफ टू मेजर कंपोनेंट। तो जो ये आउटर सरफेस होता है, देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर सरफेस एंड टुवर्ड्स द इनर सरफेस। जो आउटर सरफेस था जो मैंने लिखा, और जो इनर सरफेस है वहां पे आपकी कुछ देखो इस टाइप से प्रोटीन होती है, देखो ऐसे ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। देयर आर सम प्रोटीन व्हिच आर प्रेजेंट ओनली ऑन द इनर, इन्हें कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो अंदर अंदर होती है बस, they are the integral proteins, बोलो कैसी। and there are some protein which are passed from the one surface to the other through the interior, जो एक सरफेस से स्टार्ट होती हैं और दूसरे इनर सरफेस तक चली जाती हैं। और ये क्योंकि बिल्कुल ये क्रॉस कर गई आपकी, इन्हें कहते हैं टनल प्रोटीन्स, बोलो क्या कहते हैं, एक्सटीरियर प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो सिर्फ अंदर अंदर होती है, सिर्फ अंदर की तरफ होती है, दे कॉल्ड द इंटीग्रल प्रोटीन्स। जो बिल्कुल जैसे टनल का मतलब जैसे गुफा हो गई, ये वन एंड से स्टार्ट हुई दूसरे एंड के बिल्कुल बाहर निकल गई, सो दिस कॉल्ड द टनल प्रोटीन्स।
इसलिए इनको टनल प्रोटीन्स कहा जाता है। और जो बिल्कुल बाहर है वो एक्सटीरियर प्रोटीन्स होगी। देखो जो बाहर वाले सरफेस के ऊपर जो होती है, कुछ प्रोटीन सिर्फ बाहर वाले सरफेस के ऊपर होती है, इस टाइप से की प्रोटीन्स होगी। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं आपकी, इस बेसिस के ऊपर कि वो प्रेजेंट कहाँ है, इसके बेसिस के ऊपर। ये हमने बताया था कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, दे आर मेड अप ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट, दैट इज द फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट बोथ टुवर्ड्स द आउटर सरफेस और द इनर सरफेस, कुछ ऐसी होती हैं। सम आर प्रेजेंट विद इन द बाइलेयर, बाइलेयर के अंदर ही होती हैं। और some other which are called as the tunnel proteins which passes from one surface to the another through the interior of the membrane, तो वो आपकी टनल प्रोटीन्स कहलाती है। तो ये हो गई आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो जो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इधर ऑन द सरफेस ऑफ द बाइलेयर और एम्बेडेड इन द बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड। तो इस टाइप से मैंने बताया। आप इस डायग्राम में देखो, ये जो हमने 3D डायग्राम आपके सामने शो किया, इसके अंदर आपके 3D की फॉर्म के अंदर आप इसको देख सकते हैं। देखो ये फॉस्फोलिपिड, देखो ये बाइलेयर बन गई यहाँ से, इसके अंदर ये बीच की जो टेल है, देखो ये हाइड्रोफोबिक टेल हमने देखो दोबारा से आपको दिखा दी। उसके बाद आपके पोलर इसके अंदर हेड है, ये हाइड्रोफिलिक देखो हेड बन गए। उसके बाद ये हमने प्रोटीन्स दिखाई। प्रोटीन्स आपके डिफरेंट टाइप की हैं। देखो जैसे प्रोटीन्स तो 2 टाइप की होती है, जब हम आपको प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसके दौरान आपको बताया गया था, दे विद द फाइब्रस और द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जैसे आपको बताया गया था। तो ऑन द बेसिस कुछ प्रोटीन्स आपको दिख रही हैं, देखो ये हमने दिखाया इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि सिर्फ मेम्ब्रेन के बिल्कुल टनल्स नहीं है, जो बिल्कुल आर पार नहीं निकली हैं। कुछ सिर्फ सरफेस के ऊपर ही होती है प्रोटीन्स। देखो ये सरफेस प्रोटीन होगी, देखो ये यहाँ पे लिख रखा है एक्सटीरियर प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन, जो अंदर ही होती है दोनों बाइलेयर के बीच में इंटीग्रल, और जो बिल्कुल आर पार निकल जाती हैं फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, वो आपकी क्या कहलाती है, दिस कॉल्ड द टनल प्रोटीन्स। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि जो सेलुलर जो मेम्ब्रेन के बारे में जो अभी हमने बताया, सारी चीजें हमारी हो गई जिसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में बताया। अब हम उसका फंक्शन देखते हैं, आखिर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है, देखो ये दोबारा से मैं देखो यहाँ पे प्रोटीन्स तो दिखाई देता हूँ आपको, जो भी अभी हमने ड्रा कर दी थी यहाँ पे। तो कोई प्रोटीन्स यहाँ पे मैंने देखो फिर से ड्रा कर दिया आपके सामने, इंटीग्रल प्रोटीन्स भी, एक्सटीरियर प्रोटीन भी, या सरफेस प्रोटीन जिसे आप कह रहे थे, या टनल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हमने शो कर दी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी चीज को बिखरने नहीं देती, जो भी मटेरियल है उसको इंटैक्ट रखती है, सो दे मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो सारा स्कैटर्ड फॉर्म में होता, बिखरी हुई फॉर्म में सारा मटेरियल होता, जो सेल के अंदर जैसे बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, दे ऑल गेट स्कैटर्ड, वो सारी बिखर जाती। सो द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। और ये जितनी भी इंजरीज से, सेल को इंजरीज से बचाता है, मैकेनिकल शॉक से बचाता है। सो दे एस्केप द सेल फ्रॉम द इंजरी एंड द मैकेनिकल शॉक्स। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू आपके जो हार्मफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर एंट्री करने से भी रोकता है। अगर कोई अंदर आ जाए तो उसको बाहर, जैसे लाइसोसोम्स होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, वो उस हार्मफुल मटेरियल को बाहर भी जाने देता है। लाइसोसोम्स जिन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, वो हार्मफुल मटेरियल को लेके बाहर भी निकल जाता है। तो दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो उसको रेगुलेट भी करता है कि किस चीज को बाहर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। और इनकी मेम्ब्रेन जो होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है। सो दे कीप द सेल कंटेंट इन प्लेस, वो एक जगह उसको मेंटेन किए रखते हैं। अब कुछ थोड़ी सिंपल सी बातें अबाउट द लिपिड जो हमने पढ़ा, कि रिलीज ऑफ द लिपिड इन द ब्लड, जो रिलीज होते हैं लिपिड्स ब्लड के अंदर कैसे होते हैं। द मीडियम साइज ट्राइग्लिसराइड्स with 8 to 12 carbon atom are digested and absorbed in the small intestine। 8 से 12 कार्बन वाले ही जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये इजीली डाइजेस्टेड भी हो जाते हैं और एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लिपिड्स जो डाइजेस्ट होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, और किसकी प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइपेज, विच इज फैसिलिटेट। और उसको फैसिलिटेट कौन करता है, जो एंजाइम एक्ट करे, ब्रेक डाउन करे, डाइजेशन करे लिपिड्स का, by the bile juice which is secreted from the liver, जो लीवर से सिक्रीट होता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जो लिपिड्स होते हैं ये जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं।
So how they been carried out in the bloodstream? So they are carried out in the bloodstream with the help of the lipoproteins. वो lipoprotein की help से होते हैं, which are water soluble. Lipo जो proteins होती है, they are water soluble and they can easily carry the lipids internally. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि हम इमल्शन किसे कहते हैं, लिपिड इमल्शन, क्योंकि इमल्शन की फॉर्म में ही ये यूज हो सकता है, तभी उसकी एडवांटेज होगी। अगर मान लीजिए जैसे मिल्क है, वाटर अलग होता है, ऑयली पार्ट अलग होता, तो क्या आप उसको आराम से पी सकते थे? नो। वो कब हमारे लिए यूजफुल बना, जब वो इमल्शन की फॉर्म में हमारे सामने आया मिल्क। अगर वाटरी पार्ट अलग होता, वो अलग होता, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती। तो मीन्स इमल्शन बनने के फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो ये इमल्शन बनने की एडवांटेज है कि मिल्क बन गया, दैट इज एन इम्पोर्टेंस। लेकिन जैसे जो ऑयल वेल होते हैं, जो ऑयल निकाला जाता है, ऑयल रिफाइनरीज जो ड्रिलिंग करके आपके जो सी होते हैं, वहां पे क्या निकाला जाता है? ऑयल। जो काफी डेप्थ के ऊपर जो ऑयल होता है, वहां पे अगर उसके साथ वाटर मिक्सअप करके इमल्शन बना दे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें तो ऑयल चाहिए, हमें इमल्शन नहीं चाहिए वहां पे। तो लेकिन बॉडी के अंदर हमें मिल्क चाहिए, मीन्स हमें इमल्शन चाहिए। तो जो इमल्शन का कहीं पे बनना हमारे लिए यूजफुल है और कहीं पे बनना हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो जैसे जो जितनी मेडिसिन होती है, मेडिसिन क्या होती है? दे आर द इमल्शंस, तो वो हमारे लिए यूजफुल है। तो जो लिपिड जो इमल्शन क्या होते हैं? द इमल्शन ऑफ द लिपिड विच इज अवेलेबल फॉर द ह्यूमन इंट्रावेनस यूज इज कॉल्ड द लिपिड इमल्शन, इसे लिपिड इमल्शन कहते हैं। और जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसका डाइजेशन कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट की जैसा ही होता है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड इज एसोसिएटेड विद द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसका बिल्कुल वैसा ही होता है, उसी टाइप से चलता है जैसे कि किसका चलता है, बोलो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का चलता है। सो दैट ऑल अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स। हमने अपने कंप्लीट आपको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर बताया है कि आपके लिपिड्स होते क्या हैं, लिपिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी कितनी टाइप थी, सिंपल कंपाउंड डिराइव्ड क्या होते हैं। पहले हमने सिंपल के बारे में आपको कंप्लीट बताया, उसकी डिफरेंट टाइप्स, उसकी यूटिलिटी, उसके एडवांटेज, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर एस्टिमेशन की हमने, एनालिसिस की ऑयल और फैट्स की, और फिर अब हमने कंपाउंड लिपिड्स के बारे में डिटेल में देखा। उसके बाद हमारा ये जो जितनी भी डिटेल है, आप इसको अच्छे से, डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको बड़े अच्छे से डीपली पढ़े। एनालिसिस वाले क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में भी काम आने होते हैं कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड सो ऑन। सो दैट ऑल अबाउट द लिपिड्स। थैंक यू।